You are watching Fair Notebook channel. Fair Notebook, your study partner. नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर नोटबुक चैनल की ओर से। आज की हमारी वीडियो का विषय है शासक से शासित तक सरकार के प्रकार। यह पाठ हमें बताता है कि सरकार और उसकी विभिन्न शासन प्रणालियों की क्या जिम्मेवारियां होती हैं। इसमें लोकतंत्र का अर्थ, उसकी विशेषताओं और महत्व को भी बताया गया है। यह पाठ यह भी बताता है कि सरकार कैसे कार्य करती है और नागरिकों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है। वीडियो में आप पाठ का सारांश, इसके बीच में जो क्रियाकलाप गतिविधियां दी गई हैं उनके उत्तर, और पाठ के अंत और आरंभ में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे सरकार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, सरकार अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करती है, एक देश की सरकार जनता से किस प्रकार संवाद स्थापित करती है, लोकतंत्र का क्या महत्व है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, शासक से शासित तक सरकार के प्रकार। प्राचीन विचारक कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा था, किसी राज्य के शासक का मुख्य दायित्व 3 स्तरों पर होता है। बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, अंदरूनी कानून व्यवस्था बनाए रखना और जनता की भलाई और कल्याण सुनिश्चित करना। आज की आधुनिक सरकारें भी इन्हीं 3 मूल सिद्धांतों पर कार्य करती हैं, लेकिन तरीके और रूप बदल गए हैं। सरकार हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वह समाज में शांति और सुरक्षा प्रदान करती है, कानून बनाती है और लागू करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी जैसी आवश्यक सेवाएं मुहैया कराती है, अर्थव्यवस्था को संभालती है, दूसरे देशों से संबंध बनाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक सरकार है जहां जनता खुद अपने प्रतिनिधि चुनती है, जबकि दुनिया के कुछ देशों में राजतंत्र, धर्मतंत्र और अधिनायक तंत्र जैसी व्यवस्थाएं हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सरकार क्या होती है, उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, सरकार कैसे कार्य करती है, सत्ता का स्रोत कौन होता है और लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से क्यों अलग और बेहतर माना जाता है। सभी सरकारें जनता की सेवा के लिए होती हैं, लेकिन उनके गठन, कार्यप्रणाली और उद्देश्यों में बड़ा अंतर होता है। सरकार क्या है और इसके मुख्य कार्य क्या हैं। सरकार वह व्यवस्था है जो किसी देश या समाज को सुचारू रूप से चलाती है। कक्षा 6 के अध्याय में पढ़ा था कि सरकार समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखती है, लोगों को शांति और सुरक्षा देती है, आवश्यक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना प्रदान करती है, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करती है और विदेशी संबंध संभालती है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण और जन कल्याण के कार्य भी करती है। सरकार के बिना समाज में अराजकता फैल जाती, क्योंकि कोई नियम नहीं होते और हर व्यक्ति अपनी मर्जी से कार्य करता। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ जनता सरकार चुनती है, लेकिन दुनिया के कई देशों में अलग अलग प्रकार की सरकारें भी हैं। सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो विवाद सुलझाती है और कानून की व्याख्या करती है। ये तीनों मिलकर देश को चलाते हैं। सरकार जनता से कर वसूलती है और उसी से ये सारी सेवाएं चलती हैं। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती तो लोकतंत्र में जनता उसे बदल सकती है। इस तरह सरकार जनता की सेवक होती है, न कि मालिक। लोकतंत्र क्या है और यह कैसे कार्य करता है।
लोकतंत्र का अर्थ जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का ही शासन, जहां सत्ता का स्रोत जनता होती है। इसे समझने के लिए एक स्कूल का उदाहरण दिया गया है। स्कूल में कई काम होते हैं, जैसे समय सारणी बनाना, खेल आयोजित करना, मिड डे मील व्यवस्था, प्रार्थना सभा आदि। जो प्रधाना अध्यापिका हैं चाहती हैं कि छात्र खुद इसके लिए समिति बनाएं। छात्रों ने 3 विकल्प सोचे। सभी छात्र समिति में शामिल हों, जो कि अव्यवहारिक है क्योंकि निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। प्रधाना अध्यापिका खुद चुने, जिससे छात्रों की बात नहीं सुनी जाती, या मतदान से प्रतिनिधि चुने, सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि हर कक्षा की ज़रूरतें प्रतिनिधि के माध्यम से पहुंचाई जा सकती हैं। यही लोकतंत्र है, जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो संसद या विधानसभा में उनके हितों की रक्षा करते हैं। लोकतंत्र में कानून बनाना, लागू करना और न्याय करना महत्वपूर्ण है। सभी लोकतंत्र एक जैसे नहीं होते, लेकिन मूल सिद्धांत सभी के समान होते हैं। स्कूल की तरह बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मुश्किल है, इसीलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया जाता है, जहां नियमित चुनाव होते हैं और जनता सरकार को जवाबदेह ठहराती है। सरकारों के बीच प्रमुख अंतर। यह सरकार है, यह तय करने का अधिकार किसे है। विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के मध्य यह आधारभूत अंतर होता है। यह प्रश्न है कि हमारे देश की सरकार है किसके द्वारा तय किया जाता है, अर्थात सरकार को उसका अधिकार और शक्ति प्रदान करने वाला कौन है। जैसे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में देश की जनता यह निर्णय करती है और सत्ता का स्रोत होती है, जबकि धर्मतंत्रीय व्यवस्था में सत्ता का स्रोत धार्मिक विश्वास और धार्मिक संस्था का मुखिया होता है। सरकार का गठन किस प्रकार होता है। लोकतंत्र में सरकार का गठन सामान्यतः किसी न किसी प्रकार के निर्वाचन के माध्यम से होता है, जबकि जिन राजतंत्रात्मक राज्यों में राजा या रानी होते हैं वहां सामान्यतः राज परिवार का ही कोई सदस्य शासन करता है और निर्णय लेता है कि किस प्रकार शासन किया जाए। सरकार बनाने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, जहां तक कि लोकतंत्रों में भी निर्वाचन की विभिन्न प्रणालियां अपनाई जाती हैं। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं। किसी भी सरकार के अनेक अंग होते हैं जो विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे सरकार के 3 प्रमुख कार्य हैं, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक। एक ही संस्था या 3 अलग अलग संस्थाओं द्वारा किए जा सकते हैं। देश में शासन चलाने की व्यवस्था को एक प्रलेख में लिखित रूप दिया जा सकता है, जिससे देश के मूलभूत नियम होते हैं। इसे संविधान कहा जाता है और यही राज व्यवस्था अधिकांश लोकतंत्रों में अपनाई जाती है, या फिर यह व्यवस्था राजा या रानी द्वारा तय की जाती है, जैसा कि राजतंत्र में होता है, जहां शासन राजा या रानी द्वारा किया जाता है। सरकारें एक दूसरे से भिन्न होती हैं। हर देश की सरकार अपने इतिहास, संस्कृति और जनता की आकांक्षाओं के अनुसार अलग अलग होती है। मुख्य अंतर 4 हैं। पहला, सत्ता का स्रोत कौन है। लोकतंत्र में जनता, राजतंत्र में राज परिवार, धर्मतंत्र में धार्मिक नेता। दूसरा, सरकार कैसे बनती है, चुनाव से, वंश परंपरा से या किसी अन्य तरीके से। तीसरा, सरकार के अंग और उनकी कार्यप्रणाली। तीनों अंग अलग अलग हों या एक ही जगह, लिखित संविधान हो या राजा के नियम। और चौथा, सरकार का उद्देश्य सबकी समानता और खुशहाली या फिर कुछ लोगों की ही सत्ता। इन अंतरों से ही राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र आदि बनते हैं। आज दुनिया में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय है क्योंकि जहां जनता की बात सुनी जाती है, लेकिन सभी लोकतंत्र भी एक जैसे नहीं होते। कुछ संसदीय, जैसे भारत, जहां प्रधानमंत्री संसद से चुना जाता है। कुछ अध्यक्षीय, जैसे अमेरिका, जहां राष्ट्रपति अलग चुना जाता है।
सरकार का लक्ष्य जन कल्याण होना चाहिए, जैसा कौटिल्य ने कहा था। अलग अलग व्यवस्थाएं अलग लक्ष्य रखती हैं। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत और विशेषताएं। लोकतंत्र में कुछ मूल सिद्धांत हर जगह पाए जाते हैं। पहला, समानता। कानून के सामने सब बराबर। शिक्षा, स्वास्थ्य सबको समान। दूसरा, स्वतंत्रता। अपनी राय व्यक्त करने चुनने की आज़ादी। तीसरा, प्रतिनिधि सहभागिता। चुनाव से प्रतिनिधि चुनना। और चौथा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। निश्चित उम्र के बाद हर व्यक्ति को वोट का हक। पांचवा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, जैसे बोलने की आज़ादी, शोषण से बचाव। छठा, स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कानून का पालन करवाती है और जो लोगों के अधिकार हैं उनकी रक्षा करती है। ये सिद्धांत समय के साथ विकसित हुए। भारत ने 1950 में ही सबको वोट दे दिया था, जबकि कुछ देशों में महिलाओं को देर से मिला। लोकतंत्र आदर्श व्यवस्था है, लेकिन पूरी तरह से लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है। फिर भी ये सिद्धांत जनता को सशक्त बनाते हैं और सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। बिना इनके लोकतंत्र अधूरा है। अन्य व्यवस्थाओं में ये विशेषताएं नहीं होती। लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न रूप। लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां लोग खुद फैसले लेते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में, लेकिन बड़े देशों में यह व्यवस्था अव्यावहारिक है। दूसरा, प्रतिनिधि लोकतंत्र, जहां जनता प्रतिनिधि चुनती है, जैसे कि भारत। इसमें चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो बड़े रूप हैं। संसदीय, जहां कार्यपालिका विधायिका से जुड़ी होती है, प्रधानमंत्री संसद से चुना जाता है और लोकसभा का विश्वास जरूरी है, जैसे कि भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में यह व्यवस्था है। दूसरा, अध्यक्षीय प्रणाली, जहां राष्ट्रपति अलग से चुना जाता है और विधायक से स्वतंत्र, जैसे कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया में। दोनों में न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है। भारत संसदीय लोकतंत्र है, जहां लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। इन व्यवस्थाओं में शक्तियों का पृथक्करण होता है ताकि कोई अंग निरंकुश ना बने। आज ज़्यादातर देश प्रतिनिधि लोकतंत्र अपना रहे हैं। इतिहास में प्राचीन गणराज्य और राजतंत्र की परंपरा। प्राचीन भारत में लोकतंत्र जैसे कुछ गणराज्य थे। वज्जी और लिच्छवी में नेता चुनाव से चुने जाते थे। सब कुलों के प्रतिनिधि बैठक करते थे। चोल काल में उत्तर मैरूर शिलालेख बताते हैं कि गांव सभा के सदस्य मत पेटी से चुने जाते थे। योग्यता और दायित्व तय थे। भ्रष्टाचार होने पर हटाया जा सकता था। विश्व में ग्रीस, रोम में भी गणराज्य थे, लेकिन सीमित लोगों को इसमें हक मिला हुआ था। पहले राजतंत्र ज़्यादा थे, जहां राजा ताकतवर होते थे, लेकिन भारत में राजधर्म था, प्रजा की भलाई के लिए सर्वोपरि। महाभारत में भीष्म युधिष्ठिर को अच्छे शासन की सलाह देते हैं। आज राजतंत्र दो तरह के, निरंकुश जैसे कि सऊदी अरब, जहां राजा के पास पूरी सत्ता, और संवैधानिक जैसे ब्रिटेन, जहां राजा प्रतीक मात्र है, असली सत्ता संसद के पास। भारत सदियों से जनता की भागीदारी को महत्व देता आया है। अन्य प्रकार की सरकारें राजतंत्र, धर्मतंत्र, अधिनायक तंत्र और अल्पतंत्र। लोकतंत्र के अलावा कई अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। राजतंत्र में राजा वंश परंपरा के अनुसार कार्य करता है। निरंकुश में पूरी सत्ता राजा के पास, संवैधानिक में सिर्फ प्रतीक। धर्मतंत्र में धार्मिक नियम और नेता शासन चलाते हैं, जैसे ईरान, जहां सर्वोच्च नेता धर्म गुरुओं द्वारा चुना जाता है। अधिनायक तंत्र यानी तानाशाही में एक व्यक्ति या छोटा समूह निरंकुश सत्ता रखता है। हिटलर ने जर्मनी में लाखों यहूदियों की हत्या करवाई। ईदी अमीन ने युगांडा में हजारों को मारा। उत्तर कोरिया में आज भी सरकार हर छोटी चीज तय करती है, बाल, कपड़े और इंटरनेट। अल्पतंत्र में कुछ ताकतवर परिवार और अमीर शासन चलाते हैं, जैसा कि प्राचीन यूनान में था।
इन व्यवस्थाओं में जनता के अधिकार सीमित होते हैं, कोई चुनाव या जवाबदेही नहीं होती। लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण और अन्य से बेहतर है? लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथकीकरण और सबकी भलाई होती है। अन्य व्यवस्थाओं में यह नहीं होता। जहां लोग अपनी ज़िंदगी खुद चुनते हैं, सरकार उनके अधिकार को बचाती है और अगर गलत करे तो सरकार को बदला जा सकता है। इसलिए आज दुनिया के आधे से ज़्यादा देश लोकतंत्र अपना चुके हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, कुछ लोगों का ज़्यादा नियंत्रण। इनसे बचने के लिए जनता को सतर्क रहना चाहिए। लोकतंत्र आदर्श है क्योंकि यह जनता को सशक्त बनाता है और शासन को जवाबदेह ठहराता है। अन्य व्यवस्थाएं अक्सर कुछ लोगों की सत्ता के लिए होती हैं, जनता उसमें दबी रहती है। भारत जैसे देश में लोकतंत्र हमें आज़ादी और सम्मान देता है। इस पाठ से हमने अब तक जो सीखा कि सरकार किसी भी देश के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समूचे विश्व में विभिन्न प्रकार की सरकारें इन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर देती हैं। यह सरकार है। इसे कौन निर्धारित करता है? सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं? सरकार किसके लिए कार्य करती है? सरकार को किन मूल्यों और आदर्शों का पालन करना चाहिए? वर्तमान में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली लोकतंत्र है। विश्व भर में लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न स्वरूप विद्यमान हैं, जिनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र सम्मिलित है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो प्रमुख प्रकार होते हैं, अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली है। अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, धर्मतंत्र, अधिनायक तंत्र और अल्पतंत्र सम्मिलित हैं। लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके समक्ष भी कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, जिनके लिए नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, अपने वोट का सही रूप से प्रयोग करना चाहिए। शासक से शासित तक सरकार के प्रकार। इस पाठ के प्रारंभ में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। सरकार के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, सरकार के जो मुख्य प्रकार हैं उनमें लोकतंत्र, जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। इसके दो रूप हैं, प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष रूप में सभी लोग खुद फैसले लेते हैं, जबकि प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है उसमें दो तरह की प्रणाली होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। दूसरा राजतंत्र, राजा या रानी शासन करते हैं। निरंकुश सऊदी अरब, राजा के पास पूरी सत्ता। और संवैधानिक ब्रिटेन, जहां राजा प्रतीक मात्र है, असली सत्ता संसद के पास है। धर्मतंत्र, शासन धार्मिक नियमों पर चलता है, जैसा कि ईरान और अफगानिस्तान में है। अधिनायक तंत्र, एक व्यक्ति या छोटा समूह निरंकुश सत्ता रखता है। अल्पतंत्र, कुछ ताकतवर परिवार और अमीर लोग शासन चलाते हैं। अगला प्रश्न, सरकार अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करती है? तो इसका उत्तर है, सरकार की शक्ति का स्रोत इन बातों पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में जनता से, चुनाव के जरिए जनता प्रतिनिधि चुनती है, वहीं सत्ता का स्रोत होती है। राजतंत्र में राज परिवार की वंश परंपरा से राजा का पुत्र या परिवार का सदस्य शासक बनता है। धर्मतंत्र में धार्मिक नियमों और धार्मिक नेताओं से। अधिनायक तंत्र में बल या सैन्य ताकत से। कोई कानून या जनता की मर्जी यहाँ नहीं चलती। अल्पतंत्र में कुछ शक्तिशाली लोगों या परिवारों से। मुख्य अंतर यही है कि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि यह सरकार है और बाकी में राजा, धर्म या ताकतवर लोग। प्रश्न है, एक देश की सरकार जनता से किस प्रकार संवाद स्थापित करती है? तो संवाद स्थापित करने के तरीके हैं चुनाव के जरिए। जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो संसद में जनता की बात रखते हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने हुए नेता, सांसद या विधायक जनता की समस्याएं सुनते और सरकार तक पहुंचाते हैं।
मीडिया और सार्वजनिक चर्चा से सरकार नीतियां बनाती है, जनता उस पर अपनी राय देती है। लोकतंत्र में विशेष नियमित चुनाव से जनता सरकार को जवाबदेह ठहराती है और बदल सकती है। स्कूल का जैसे इस पाठ में उदाहरण दिया गया था, जैसे छात्र प्रतिनिधि चुनकर अपनी बात पहुंचाते हैं, वैसे ही देश में प्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं। प्रश्न है, लोकतंत्र का महत्व क्या है? तो लोकतंत्र का महत्व बहुत बड़ा है। यह जनता को सशक्त बनाता है, लोग खुद अपने शासक चुनते हैं और सरकार जवाबदेह रहती है। समानता और स्वतंत्रता देता है, सबको बराबर हक, बोलने की आज़ादी, वोट का अधिकार मिलता है। लोकतंत्र में जनता के हितों की रक्षा होती है, सरकार सबकी भलाई के लिए कार्य करती है। अन्य व्यवस्थाओं से यह बेहतर है क्योंकि यहाँ शक्ति जनता के पास होती है, न कि एक व्यक्ति या कुछ लोगों के पास। लोकतंत्र शांति और विकास लाता है, लोग अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, अधिकार उनके सुरक्षित रहते हैं। आज दुनिया में ज़्यादातर देश लोकतंत्र इसलिए अपनाते हैं क्योंकि यह सबसे उचित और न्यायपूर्ण व्यवस्था है। सरकार के प्रकार, इस पाठ के बीच में जो क्रियाकलाप या गतिविधियां दी गई हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, यह चित्र अब 6ठी कक्षा की पुस्तक में भी थे, इसी पर आधारित है गतिविधि। आइए पता लगाएं। पृष्ठ संख्या 186। क्या आपको 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक का यह चित्र याद है? सरकार के बहुत से कार्य इसमें दिखाए गए हैं। तो सरकार कौन कौन से कार्य करती है उनकी सूची बनानी है। तो हम लिख सकते हैं कि सरकार रेलवे, सड़क, पुल, हवाई अड्डों का निर्माण और संचालन करती है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान खोलना और शिक्षा की व्यवस्था करती है। अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है। सरकार देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना और पुलिस की व्यवस्था करती है। न्यायालयों के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाना सरकार का कार्य है। डाक, बैंक और संचार सेवाएं चलाती है। बिजली, पानी और सफाई की सुविधा देती है। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और सहायता पहुंचाती है। रोजगार के अवसर पैदा करती है और कल्याणकारी योजनाएं जो है वो सरकार बनाती है। इस प्रकार सरकार हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके बाद लोकतंत्र संबंधी विद्यालय का एक उदाहरण दिया गया है। विद्यालयों में कई प्रकार की गतिविधियां और कार्य होते हैं जिन्हें सभी विद्यालय अनिवार्य रूप से करते हैं। तो इन कार्यों को करने के लिए जो प्रिंसिपल हैं, प्रधाना अध्यापिका हैं, प्रार्थना सभा में इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा, अच्छा होगा यदि कुछ विद्यार्थी स्वयं से इन कार्यों का दायित्व लें, जिसके लिए एक विद्यार्थी समिति का गठन किया जाएगा। यह सुनकर विद्यार्थी उत्साहित हो गए और आपस में चर्चा करने लगे। नगमा ने कहा, कक्षा 12 के विद्यार्थी वरिष्ठतम हैं, हम सभी कार्यों का ध्यान रखेंगे। शोभा ने कहा, लेकिन आपकी पढ़ाई तो कुछ ही महीनों में पूरी हो जाएगी, इसीलिए कक्षा 11 के विद्यार्थियों को दायित्व लेना चाहिए। गुरप्रीत ने सुझाव दिया, यदि केवल एक ही कक्षा के विद्यार्थी सभी दायित्व संभालेंगे तो अन्य कक्षाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का पता कैसे चलेगा। ऐसी रोचक स्थिति में विद्यार्थी अंततः 3 विकल्पों पर पहुंचे। विद्यालय में सभी समिति का हिस्सा बने और दायित्व निभाएं, या फिर प्रिंसिपल स्वयं विद्यार्थियों का चयन समिति के लिए कर सकती हैं, और तीसरा, विद्यार्थी मतदान के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि ही समिति के समक्ष सदस्य बनेंगे। तो इसी पर आइए पता लगाएं के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 188 पर पूछा गया है, तीनों तरीकों में से आप सबसे अधिक प्रभावी किसे मानते हैं और क्यों? तो सबसे प्रभावी तरीका है मतदान से प्रतिनिधि चुनना, यानी कि जो तीसरा विकल्प है। तो यह सबसे प्रभावी क्यों है? क्योंकि यह सबसे अच्छा तरीका है। हर कक्षा के छात्र अपनी समस्याओं को प्रतिनिधि के माध्यम से रख सकते हैं, सभी की आवाज़ सुनी जाती है और निर्णय निष्पक्ष होते हैं। इससे छात्र जिम्मेवारी सीखते हैं और लोकतंत्र का अभ्यास होता है।
पहला तरीका जिसमें सभी विद्यार्थी शामिल हों अच्छा भागीदारी के लिए है, लेकिन बड़े स्कूल में निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा और अव्यवस्था फैल जाएगी। दूसरा तरीका, अगर प्रिंसिपल किसी समिति के सदस्यों को चुने तो यह तेज और आसान तरीका है, लेकिन इसमें पक्षपात की संभावना और छात्रों की वास्तविक ज़रूरतें अनदेखी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर मतदान वाला तरीका सबसे व्यवहारिक और समावेशी है। इसके बाद इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, आइए विचार करेंगे। अंतर्गत विद्यालय का उदाहरण हमें प्रतिनिधित्व की अवधारणा और इसकी कार्यप्रणाली को समझने में सहायता करता है। यद्यपि विद्यार्थियों की समिति संसदीय और विधायी समितियों से भिन्न होती है, जैसे कि विद्यालय में कक्षा प्रतिनिधि संसद या विधान सभा के सदस्यों से काफ़ी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं क्या हैं? कक्षा में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए और भिन्नताओं की सूची बनाएं। तो ये भिन्नताएं इस प्रकार हो सकती हैं। विद्यालय का उदाहरण लोकतंत्र को सरल तरीके से समझने के लिए है, लेकिन असली संसद या विधानसभा इससे काफ़ी अलग होती है। तो जो मुख्य भिन्नताएं हैं स्कूल, विद्यालय, समिति और संसद या विधानसभा में आकार और पैमाना। स्कूल छोटा होता है, इसीलिए समिति में कम सदस्य, संसद या विधानसभा में सैकड़ों सदस्य होते हैं जो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फैसलों का दायरा, स्कूल समिति छोटे कार्यों जैसे समय सारणी बनाना, खेल, मिड डे मील पर फैसले लेती है। संसद बड़े राष्ट्रीय मुद्दों, कानून बनाना, बजट, सुरक्षा, विदेश नीति पर फैसले लेती है। कानूनी शक्ति, स्कूल के नियम सिर्फ स्कूल तक ही सीमित हैं, संसद के कानून पूरे देश या राज्य पर लागू होते हैं। चुनाव प्रक्रिया, स्कूल में मतदान सरल और छोटा होता है, देश में चुनाव जटिल प्रक्रिया है। इसमें चुनाव आयोग, मतदाता सूची तैयार करना, उम्र की सीमा और प्रचार करना आदि शामिल होता है। जिम्मेवारी का स्तर, स्कूल प्रतिनिधि की गलती का असर सीमित है, सांसद या विधायक की गलती पूरे देश या राज्य को प्रभावित कर सकती है। अवधि और स्थायित्व, स्कूल समिति अक्सर सालाना बदलती है, संसद या विधानसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है। तो ये भिन्नताएं इसलिए हैं क्योंकि स्कूल का उदाहरण सिर्फ प्रतिनिधित्व की बुनियादी अवधारणा को समझाने के लिए है, जबकि असली लोकतंत्र बहुत बड़ा और जटिल होता है। इसके बाद पृष्ठ संख्या 195 पर लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया गया है, जैसे कि भारत कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधायिका, निम्न सदन जैसे लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। इसके बाद इस तालिका से संबंधित आइए पता लगाएं के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है कि तालिका 9.1 में देश क और ख के रूप में अपनी पसंद के 2 अलग अलग देशों का चयन करें और रिक्त तालिका भरें। तालिका का विश्लेषण करें और इसके उदाहरणों में सभी समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा करें। तो सबसे पहले हम जो तालिका में 2 खाली स्थान छोड़े गए हैं उनको भर लेते हैं। आप अपनी पसंद के भी कोई देश ले सकते हैं, जैसे क में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जहां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, जहां उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें से जो निम्न सदन है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, जहां पर जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। एक और उदाहरण जैसे कि जापान, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सरकार चलाते हैं, एकल ही सदन है जिसे कि नेशनल डाइट कहा जाता है, और जहां जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका से अलग है। अब तालिका का विश्लेषण करना है और उदाहरणों में जो समानताएं हैं और जो भिन्नताएं हैं उन पर चर्चा करनी है। तो जो जहाँ पर हमें समानताएं देखने को मिलते हैं कि सभी लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ जनता चुनाव से प्रतिनिधि चुनती है। तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण है। न्यायपालिका हर जगह स्वतंत्र है, यह सरकार के अन्य अंगों पर अंकुश रखती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसका उद्देश्य जन कल्याण और कानून का शासन करना है।
जो जहाँ भिन्नताएं हैं, तो मुख्य भिन्नताएं जो हैं वो संसदीय रूप, जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जहां कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री विधायिका का हिस्सा होती हैं और विधायिका के विश्वास पर टिकी रहती हैं। प्रधानमंत्री जो विधायिका से ही चुना जाता है। दूसरा है अध्यक्षीय रूप, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राज़ील, जहां पर कार्यपालिका विधायिका से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र होती है। राष्ट्रपति अलग चुनाव से चुना जाता है। विधायिका की शक्ति में अंतर, कुछ निम्न सदन ज़्यादा शक्तिशाली हैं जैसे भारत और ब्रिटेन, और कुछ में उच्च सदन जैसे कि अमेरिका, और कुछ में दोनों को ही बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बाद आइए पता लगाएं के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 196 जो ऊपर उदाहरण दिए गए हैं उनका अध्ययन करने के बाद लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य सिद्धांतों को सूचीबद्ध करें। अपनी समझ के आधार पर नीचे दी गई गतिविधि करें। आपको अपने विद्यालय में एक विद्यार्थी समिति का गठन करना है। इसके लिए एक योजना बनानी है, उसे लोकतांत्रिक तरीके से लागू करें और यह सुनिश्चित करें समिति के कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों। समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो। तो लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य सिद्धांत हैं, तो हम जब इन उदाहरणों का जो कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है लोकतांत्रिक सरकार कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित होती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है और सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। इसे समानता का सिद्धांत कहते हैं, जहाँ सभी नागरिक कानून के समान बराबर होते हैं। स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें नागरिकों को बोलने, सोचने और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार मिलता है। उत्तरदायित्व भी लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि सरकार को अपने कार्यों के लिए जनता को जवाबदेह होना पड़ता है। इसके अलावा न्याय और कानून का शासन, नियमित और निष्पक्ष चुनाव तथा स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक सिद्धांत हैं। विद्यालय में विद्यार्थी समिति के गठन की प्रक्रिया योजना कैसे बना सकते हैं? विद्यालय की विद्यार्थी समिति का उद्देश्य स्कूल के कार्यों में सहयोग करना होगा। इसके कार्यों में समय सारणी के पालन में सहायता, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, सफाई बनाए रखना, मिड डे मील व्यवस्था में सहयोग और विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रिंसिपल तक पहुंचाना शामिल होगा। समिति केवल सुझाव देगी और विद्यालय के नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। समिति सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक हो तो इसके लिए समिति सदस्यों का चयन मतदान प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को मतदान का अधिकार दिया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी उम्मीदवार बन सकते हैं और अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। गुप्त मतदान के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इस प्रक्रिया से विद्यार्थियों में समानता, सहभागिता और उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार लोकतांत्रिक तरीके से गठित विद्यार्थी समिति न केवल विद्यालय के कार्यों को बेहतर बनाएगी, बल्कि विद्यार्थियों को लोकतंत्र में वास्तविक मूल्यों का अनुभव भी कराएगी। पृष्ठ संख्या 199 आइए विचार करें के अंतर्गत यदि कोई राजा स्वयं को ईश्वरीय शक्तियों से युक्त मानने लगे तो क्या हो सकता है? वह अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन करेगा? तो इसका उत्तर है यदि कोई राजा स्वयं को ईश्वरीय शक्तियों से युक्त मानने लगे तो वह अपनी प्रजा पर निरंकुश और मनमाना शासन कर सकता है। ऐसा राजा अपने निर्णयों को ईश्वर की इच्छा बताकर जनता की राय और भावनाओं की अनदेखी करेगा। वह कानूनों और नियमों से ऊपर स्वयं को मान सकता है और अपने हित में फैसले ले सकता है। इससे जनता के अधिकारों का हनन होगा और भय तथा असमानता का वातावरण बन सकता है। इस प्रकार का राजा प्रजा की सहमति के बिना कर बढ़ा सकता है, कठोर दंड दे सकता है और विरोध करने वालों को दबा सकता है। परिणाम स्वरूप शासन तानाशाही या निरंकुश राजतंत्र का रूप ले सकता है, जहां जनता की भलाई की जगह राजा की इच्छा ही सर्वोपरि हो जाती है। पृष्ठ संख्या 203
शेन की कहानी दी गई है पाठ्य पुस्तक में। शेन जो उत्तर कोरिया में रहता है, जहां उसके दैनिक जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े पहलुओं के लिए सरकार द्वारा नियम निर्धारित हैं। वह इस समय अनिवार्य सैन्य सेवा कर रहा है, जिससे उससे अपेक्षा की जाती है कि वह तब तक सेना में रहेगा जब तक सरकार चाहेगी। वहाँ इस बात के लिए नियम है कि उसे बाल कैसे कटवाने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं। वह इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकता, इसीलिए वह अपने देश से बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानता। सरकार उसके सभी क्रियाकलापों को बहुत नज़दीकी से देखती है और उससे यह अपेक्षा भी रखती है कि यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो शेन उसकी जानकारी सरकार को देगा। एक दिन वह एक पर्यटक से मिला जिसने उससे पूछा, जहां तुम सभी के बाल एक जैसे क्यों हैं? शेन ने उत्तर दिया, हम सभी नए तरीके से बाल बनाना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार निर्धारित करती है हमें किस प्रकार से बाल रखने चाहिए। तो इस छोटी सी कहानी पर आधारित गतिविधि है, क्या शेन का देश एक लोकतांत्रिक देश कहा जा सकता है? आपके विचार में शेन का दैनिक जीवन कैसा होगा और क्या आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे? क्या शेन का देश एक लोकतांत्रिक देश कहा जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। शेन का देश लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। वहाँ सरकार लोगों के दैनिक जीवन के हर छोटे बड़े काम पर नियंत्रण रखती है। नागरिकों को अपनी इच्छा से निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। सरकार ही नियम तय करती है, इसलिए यह लोकतंत्र नहीं है। आपके विचार में शेन का दैनिक जीवन कैसा होगा? इसका उत्तर है शेन का दैनिक जीवन बहुत ही नियंत्रित और सीमित होगा। उसे क्या पहनना है, बाल कैसे रखने हैं और कैसे रहना है, यह सब कुछ सरकार तय करती है। वह स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद नहीं चुन सकता और हर समय सरकारी नियमों का पालन करने के दबाव में रहता होगा। तो क्या आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे? आपको अपनी राय व्यक्त करनी है, लेकिन एक कॉमन उत्तर हो सकता है नहीं, मैं ऐसे देश में रहना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। व्यक्ति अपनी सोच, पसंद और जीवन शैली के अनुसार नहीं जी सकता। बिना स्वतंत्रता के जीवन तनावपूर्ण और असंतोषपूर्ण हो जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक देश में रहना अधिक अच्छा होता है। इसके बाद पृष्ठ संख्या 205 पर एक चित्र अल्पतंत्रीय स्थिति को दर्शाता हुआ 1889 का एक व्यंग्य चित्र यहाँ पर दिया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखें, इसी पर आधारित है अगली गतिविधि। आइए पता लगाएं। जो चित्र दिया गया है यह चित्र 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका की एक निर्वाचित संस्था को दर्शाता है। तो इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? चित्र के बाईं ओर क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? आपके अनुसार इस निर्वाचित संस्था के निर्णय कौन ले रहा है? लोकतंत्र क्या अल्पतंत्र में बदल सकता है? लोकतंत्र को सशक्त रखने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं चित्र में आप क्या देख रहे हैं। तो चित्र में एक निर्वाचित संस्था अमेरिकी सीनेट दिखाई दे रही है, जहां आगे की सीटों पर निर्वाचित प्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़े बड़े मोटे और अमीर व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों के कपड़ों पर स्टील ट्रस्ट, ऑयल ट्रस्ट, रेल रोड ट्रस्ट आदि नाम लिखे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ये बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं जो सत्ता पर प्रभाव डाल रहे हैं। यह चित्र दिखाता है कि भले ही प्रतिनिधि चुने गए हों, लेकिन असली शक्ति धनवान लोगों के हाथ में है। चित्र के बाईं ओर क्या दिख रहा है? तो वहाँ पर जो लिखा हुआ है पीपल्स एंट्रेंस क्लोज्ड, यानी जनता का प्रवेश द्वार बंद, यह लिखा दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है आम जनता के लिए संस्था में प्रवेश नहीं है। यह प्रतीकात्मक रूप से बताता है कि जनता की आवाज़ को अनदेखा किया जा रहा है, दबाया जा रहा है और निर्णय प्रक्रिया से जनता को दूर रखा गया है। आपके अनुसार इस निर्वाचित संस्था में निर्णय कौन ले रहा है? तो चित्र से प्रतीत होता है कि निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बल्कि पीछे खड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति ले रहे हैं। ये लोग अपनी आर्थिक शक्ति के कारण प्रतिनिधियों को प्रभावित कर रहे हैं। यानी संस्था लोकतांत्रिक दिखती है, लेकिन वास्तव में निर्णय कुछ
गिने चुने शक्तिशाली लोगों द्वारा ही लिए जा रहे हैं। क्या लोकतंत्र अल्पतंत्र में बदल सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। लोकतंत्र अल्पतंत्र में बदल सकता है जब सत्ता कुछ अमीर, शक्तिशाली या प्रभावशाली लोगों के हाथ में सिमट जाती है और जनता की भूमिका केवल नाम की रह जाती है। तब लोकतंत्र कमजोर होकर अल्पतंत्र का रूप ले लेता है। तो लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए, निष्पक्ष चुनावों में भाग लेना चाहिए, गलत कार्यों का विरोध करना चाहिए, स्वतंत्र मीडिया, पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, कानून का सम्मान करना भी लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। जनता की सक्रिय भागीदारी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। पृष्ठ संख्या 205 शासन प्रणालियों के विभिन्न रूपों में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें और रिक्त स्थानों को हाँ या नहीं में भरें। जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो लोकतंत्र में मिलता है, अधिनायक तंत्र, निरंकुश राजतंत्र और अल्पतंत्र में यह अधिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार नागरिकों के मध्य समानता लोकतंत्र में हाँ, बाकी सब में नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में यस, बाकी सब में नहीं। शक्तियों का पृथक्करण लोकतंत्र में होता है, बाकी में नहीं। और सभी नागरिकों का कल्याण और समृद्धि लोकतंत्र में हाँ, बाकी में कुछ जगह संभव हो सकता है पर मोस्टली नहीं। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। आपने अध्याय में किस प्रकार की सरकारों के बारे में पढ़ा, उनके नाम लिखें। तो इस अध्याय में लोकतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र, अधिनायक तंत्र और अल्पतंत्र प्रकार की सरकारों के बारे में हमने पढ़ा। प्रश्न, भारत में किस प्रकार की सरकार है और उसे ऐसा क्यों कहा जाता है? तो भारत में संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता चुनाव से प्रतिनिधि चुनती है। कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद विधायिका से जुड़ी होती है और लोकसभा के विश्वास पर निर्भर रहती है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है मौलिक अधिकारों की रक्षा। सरकार या किसी के द्वारा अधिकारों के उल्लंघन को रोकती है। कानून का समान पालन, सभी पर कानून लागू करवाती है। शक्तियों का संतुलन, विधायिका और कार्यपालिका पर अंकुश रखती है। निरंकुशता रोकती है। प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है? तो इसका उत्तर है हाँ, कई मामलों में बेहतर है। इसका कारण है जनता प्रतिनिधि चुनती और बदल सकती है, समानता, स्वतंत्रता मिलती है, जवाबदेही रहती है और जन कल्याण पर फोकस रहता है। तो इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे भ्रष्टाचार और कई बार कार्यों में देरी होना, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं में दमन ज़्यादा होता है। इसलिए लोकतंत्र कुल मिलाकर ज़्यादा ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक तालिका दी गई है कुछ देशों की शासन प्रणालियों से जुड़ी गतिविधियाँ और क्या आप इनका मिलान शासन प्रणाली से कर सकते हैं। जैसे कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान रूप से देखा जाता है, तो यह है लोकतंत्र। सरकार प्रत्येक निर्णय के लिए धार्मिक नेताओं से परामर्श लेती है, तो यह है धर्मतंत्र। शासक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता है, तो यह है राजतंत्र। और शासक किसी प्रकार की संविधान का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं है, वह सभी निर्णय अपनी मर्जी से लेता है, तो यह है तानाशाही यानी कि अधिनायक तंत्र। अगला प्रश्न है, कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पता लगाइए इनमें कौन सी शासन व्यवस्था प्रचलित है। तो भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है, नेपाल में संसदीय लोकतंत्र है, बांग्लादेश में भी संसदीय लोकतंत्र है, दक्षिण अफ्रीका में संसदीय लोकतंत्र है और ब्राजील में अध्यक्षीय लोकतंत्र है। प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोकतंत्र के आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। इसका उत्तर है
लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई बाधाएं सामने आ सकती हैं। अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को ठीक से नहीं समझ पाते। भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग लोकतंत्र के मूल्यों को कमजोर करता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता भी लोकतंत्र के मार्ग में बाधा बनती है, क्योंकि सभी लोगों को समान अवसर नहीं मिल पाते। इसके अलावा जाति, धर्म और क्षेत्रवाद जैसी संकीर्ण सोच लोकतांत्रिक एकता को नुकसान पहुंचाती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा और नागरिक जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन और कानून का सख्त पालन लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। प्रश्न, लोकतंत्र राजतंत्र और अधिनायक तंत्र से किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट करें। लोकतंत्र, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र शासन की अलग अलग प्रणालियां हैं। लोकतंत्र में शासन की शक्ति जनता के पास होती है और सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। राजतंत्र में शासन का अधिकार राजा के पास या रानी के पास रहता है और सत्ता अक्सर वंशानुगत होती है। अधिनायक तंत्र में सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास या एक दल के हाथ में होती है और जनता की राय को महत्व नहीं दिया जाता। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जबकि राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में ये अधिकार सीमित होते हैं। इसलिए लोकतंत्र को सबसे अधिक न्यायपूर्ण और जन कल्याणकारी शासन प्रणाली माना गया है। इस पाठ पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इनमें से बहुतायत प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थी समिति गठन के 3 तरीके कौन से थे? तो पहला तरीका, विद्यालय के सभी विद्यार्थी समिति का हिस्सा बने। दूसरा तरीका, प्रधानाध्यापिका एवं विद्यार्थियों का चयन करें। और तीसरा तरीका था, मतदान द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएं। तो सबसे प्रभावी तरीका तीसरा, क्योंकि इसमें सभी की आवाज़ सुनी जाती और प्रभावी निर्णय संभव हो सकते थे। प्रश्न, प्रतिनिधि किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वह व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति या समूह की ओर से कार्य करने का और निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया हो। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनकी आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न, सरकार के 3 मुख्य दायित्व कौन से हैं? तो सबसे पहले विधायी कार्य, कानूनों का निर्माण करना। दूसरा, कार्यपालिका संबंधी कार्य, कानूनों का कार्यान्वयन और देश का प्रशासन चलाना। तीसरा, न्यायिक कार्य, कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा। प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार शासक के 3 स्तरीय दायित्व क्या हैं? तो पहला है रक्षा, बाह्य आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा करना। दूसरा, पालन, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और सुचारू शासन का संचालन। तीसरा, योगक्षेम, जनता के हितों की रक्षा करना। इसके बाद प्रश्न है, लोकतंत्र के 5 मूलभूत सिद्धांत बताएं। पहला, समानता, सभी को समान व्यवहार और अवसर का अधिकार। स्वतंत्रता, स्वयं चयन करने और मत अभिव्यक्त करने का अधिकार। तीसरा, प्रतिनिधि सहभागिता, चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। चौथा है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, निर्धारित आयु से ऊपर सभी को मतदान का अधिकार। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, अभिव्यक्ति, समानता और अधिकारों का संरक्षण। प्रश्न है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया? तो उन्होंने कहा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यह परिभाषा आज भी व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। प्रश्न, संविधान क्या है? इसका उत्तर है, देश के शासन की व्यवस्था को एक प्रलेख में लिखित रूप देना जिसमें देश के मूलभूत नियम लिखे होते हैं। यह व्यवस्था अधिकांश लोकतंत्रों में अपनाई जाती है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों, उनके कार्यों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और इसकी सीमा क्या है? तो इसका उत्तर है,
वह व्यवस्था जिसमें देश के सभी नागरिक शासन संबंधी सभी निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाते हैं और कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी सीमा बड़े देशों में यह व्यवस्था लागू करना कठिन है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या के कारण निर्णय लेना कठिन हो जाता है। सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करना मुश्किल होता है। प्रश्न है, उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यदि सरकार अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करती तो जनता चुनाव के माध्यम से उसे बदल सकती है। प्रश्न, विधायिका क्या है? इसके दो सदन कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। भारत में निम्न सदन लोकसभा जो कि ज़्यादा शक्तिशाली है, उच्च सदन राज्यसभा। अमेरिका में उच्च सदन सीनेट कहते हैं जिसे, वह ज़्यादा शक्तिशाली और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा होती है। प्रश्न, शक्तियों का पृथक्करण क्या है? इसका उत्तर है, सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, इसे ही शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। यह लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। इसके बाद प्रश्न, प्रारंभिक गणराज्य क्या थे? कुछ के उदाहरण दें। तो इसका उत्तर है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है और वंशानुगत राजा नहीं होता। तो भारत में वज्जी महाजनपद में लिच्छवी कुल, इसमें क्या होता था कि सामूहिक निर्णय प्रक्रिया द्वारा राजा का चयन किया जाता था। योग्यता के आधार पर नेता चुने जाते थे। नियमित बैठकें और चुनाव आधारित नियुक्तियां होती थी। इसके अन्य उदाहरणों में रोम और यूनान में भी 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ उदाहरण मिलते हैं। प्रश्न, राजधर्म क्या है? इसका उत्तर है, राजधर्म का अर्थ है राजा को धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए और सभी लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखना चाहिए। राजा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रहे, प्रजा के हित में निर्णय ले, अहंकार और सत्ता से आसक्त ना हो और विद्वान सलाहकारों की सलाह जरूर ले। प्रश्न है, संप्रभु का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, कोई देश अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाहरी मामलों से स्वतंत्र है। देश के भीतर कोई भी शक्ति सरकार से ऊपर नहीं होती। प्रश्न, अधिनायक तंत्र की विशेषताएं लिखें। इसका उत्तर है, इसमें एक व्यक्ति या छोटा समूह संपूर्ण सत्ता पर नियंत्रण रखता है। संविधान या कानून द्वारा शासक पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जनता के अधिकार सीमित होते हैं या समाप्त कर दिए जाते हैं। विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती। तानाशाह की इच्छा ही कानून होती है। इसके बाद प्रश्न, होलोकॉस्ट क्या था? तो इसका उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अडोल्फ हिटलर द्वारा यहूदियों और अन्य समूहों की सुनियोजित सामूहिक हत्या। इसमें कम से कम 60 लाख यहूदी और हजारों रोमा और अन्य लोग मारे गए। यह मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। प्रश्न, अल्पतंत्र क्या है? तो यह शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा ओलिगोस और आर्को इनसे मिलकर बना है। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कुछ शक्तिशाली लोग या परिवार शासन करते हैं, सारे महत्वपूर्ण निर्णय वही लेते हैं। तो इसके उदाहरण, प्राचीन ग्रीस में कुलीन परिवारों द्वारा शासन इसका उदाहरण है। आधुनिक समय में कुछ लोकतंत्रों में शक्तिशाली राजनेता और बड़े व्यापारिक घरानों का अत्यधिक प्रभाव भी देखा जा सकता है। प्रश्न है, व्यंग्य चित्र क्या होता है? तो इसका उत्तर है, एक ऐसा चित्र जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषता को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जाता है जिससे वह हास्यास्पद लगे। यह राजनीतिक टिप्पणी या आलोचना का एक माध्यम है।
प्रश्न है, भारत और अन्य देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? तो भारत में 1950 में, स्विट्जरलैंड में 1971 में, ब्रिटेन में 1928 में और अमेरिका में 1965 में। इसके बाद प्रश्न है, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है भ्रष्टाचार, जिससे कि सत्ता के दुरुपयोग होने का खतरा है, आर्थिक विषमता, अमीर गरीब के बीच में बढ़ता हुआ अंतर, संस्थाओं पर नियंत्रण, कुछ लोगों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अत्यधिक नियंत्रण भी एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्षरण और सूचना माध्यमों का दुरुपयोग, गलत जानकारी फैलाना जो है लोकतंत्र के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। प्रश्न, दास किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वह व्यक्ति जिसे किसी अन्य कार्य के लिए काम करने या उसकी आज्ञा मानने को बाध्य किया जाता था, जिसे उस व्यक्ति की संपत्ति माना जाता था। प्राचीन ग्रीस में दासों को मताधिकार नहीं था और अमेरिका में भी काफ़ी समय तक दास प्रथा जो है प्रचलित थी। प्रश्न, भारत में आम चुनाव कितने समय में होते हैं? तो प्रत्येक 5 साल के बाद। और अमेरिका में आम चुनाव कितने समय में होते हैं? तो इसका उत्तर है प्रत्येक 4 साल के बाद। तो यह थी वीडियो, विषय था शासन से शासित तक सरकार के प्रकार। उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल फेयर नोटबुक को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।